हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 17 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे ही डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस के लिए। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक मेजर्स टू कर्ब फेक न्यूज़। सो इंडिया में एक मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल पे, वो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। इनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करा है कि अभी 4 मेजर चैलेंजेस हैं जो कि कन्वेंशनल मीडिया को एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल उसके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल मीडिया क्या है और ये चैलेंजेस क्या हैं, इसको समझते हैं। देखो, यूजुअली जो कन्वेंशनल मीडिया होता है वो होता है जो आप टीवी देखते थे, या फिर कोई आप बड़ी मूवीज़ देखते हो, या फिर जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं टीवी पर, या फिर जो न्यूज़पेपर हो गए, कुछ मैगजीन्स आ गई। तो ये है कन्वेंशनल मीडिया जिसके थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, एंटरटेनमेंट मिलता था। आज ये चीज़ें बदल चुकी है। नाउ वी हैव स्टार्टेड इनटू द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया या फिर जो ऑनलाइन मीडियम है, इसके अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लग गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही न्यूज़ मिलती है, यहीं से एंटरटेनमेंट भी मिलता है। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ये चीज़ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और ये जो न्यूज़ है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से, जब आपको ये पता होगा कि जो अभी न्यू मीडिया है उससे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आपको कन्वेंशनल मीडिया क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि सोशल मीडिया के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान हैं। तो जो उसकी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो कन्वेंशनल मीडिया है वो ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने 4 ऐसे चैलेंजेस को हाईलाइट करा है। पहला जो चैलेंज है वो है फेयर कॉम्पनसेशन। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि बहुत ही रैंडम क्लिप्स डिफरेंट मूवीज़ की, डिफरेंट टीवी न्यूज़ चैनल्स की डिफरेंट क्लिप्स को सर्कुलेट करा जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसकी ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या उनकी जो राइट है, जो कॉपीराइट है, वो उन सोशल मीडिया हैंडल्स के पास नहीं होता है। एंड ये राइट नहीं होने के बाद भी वो उस कंटेंट को यूज़ करते हैं। तो जो कन्वेंशनल मीडिया है या फिर जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है बाय द सोशल मीडिया, एक चीज़। दूसरा चैलेंज है फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ वो होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ को ट्विस्ट करा जाता है, उसको चेंज करा जाता है ताकि कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाए या कोई डिफरेंट नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव को फैलाया जाए। तो ये हो जाता है फेक न्यूज़ या फिर डिसइंफॉर्मेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है फेक न्यूज़ को डील करने के लिए। तो जो सोशल मीडिया है वो डेफिनेटली डिजिटल मीडिया का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे उन्होंने बात करी है अकाउंटेबिलिटी की, कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ आ रही है उस प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। चाहे वो ट्विटर है या वो इंस्टाग्राम है या वो फेसबुक है, कहीं पे भी अगर फेक न्यूज़ फैल रही है तो वो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। तीसरा चैलेंज इन्होंने हाईलाइट करा है एल्गोरिथमिक बायस। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एल्गोरिथमिक बायस बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा दैट यूजुअली जो पर्टिकुलर कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो या जो कंटेंट आप देख रहे हो, एल्गोरिदम वही चीज़ आपको दिखाएगा या उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। अब नॉर्मली अगर आप कोई रैंडम चीज़ देख रहे हो तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल या फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड आपने एक पर्टिकुलर वीडियो देखा जो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मल्टीपल साइड्स में से एक साइड को फेवर करता था, और सपोज आपने उस वीडियो को थोड़े टाइम तक देखा, तो वो जो पर्टिकुलर एल्गोरिदम है उसको लगेगा कि आपको ये वाला ओपिनियन ज़्यादा पसंद है, तो वो इसी ओपिनियन के आपको और ज़्यादा कंटेंट सजेस्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है ओपिनियंस की वो आपको नहीं मिल पाएगी और आपका एक्सपोजर टू द डाइवर्स ओपिनियन वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाकी दो ओपिनियन थे इसके बारे में जो कंटेंट है वो तो आपको दिखाई नहीं रहा। वाई? बिकॉज उसको लग रहा है आपको सिर्फ एक यही वाला ओपिनियन पसंद है और वो यही वाले ओपिनियन आपको बार बार दिखा रहा है। ऐसा एल्गोरिदम क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्गोरिदम का एम ये है कि आप जितना टाइम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बिताओ उतना बेटर है। और अब आप
उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम कब बिताओगे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जब आपको वो कंटेंट दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, और वो कंटेंट नहीं दिखाएगा जो आप नहीं देखना चाहते। तो एल्गोरिदम आपको वही दिखा रहा है जो आपका ओपिनियन है, लेकिन जो डाइवर्सिटी है ओपिनियंस की, उससे आपको एक्सपोज नहीं कर रहा। तो इससे क्या है, सोसाइटी में पोलराइजेशन हो जाएगा एंड लोग छोटे छोटे एको चेम्बर्स में बट जाएंगे। एको चेम्बर्स क्या होता है, जहाँ पे आप जो बोल रहे हो आपको अपनी ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, और इसमें हर कोई अपने अगर एको चेम्बर में फंस गया तो फिर ओवरऑल जो सोसाइटी है वो एक कम्युनिकेशन चैनल को भूल जाएगी। द एल्गोरिदम्स आर डिजाइंड टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट, ये मैंने भी डिस्कस करा है। और एंगेजमेंट रेवेन्यू डिफाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली किसी भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितना टाइम आपको वो अपने प्लेटफॉर्म पे रख सके उतना बेटर। ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये प्रायोरिटाइज करती हैं वो कंटेंट जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इच करता है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एल्गोरिदमिक बायस में एक चीज़ तो ये आ गई कि वहाँ पे एको चेम्बर्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरी क्या प्रॉब्लम है एल्गोरिदमिक बायस में, कि वो आपको वो कंटेंट ज़्यादा सजेस्ट करेगा जो थोड़ा सेंसेशनलाइज होगा, जहाँ पे आपके जो रिएक्शंस है वो थोड़े से ज़्यादा इंटेंस होंगे, जो इमोशंस आपको एल्गोरिदम फील कराएगा, एंगर का, बहुत ज़्यादा लेट से डिस्गस्ट का, जेलसी का एट्सेट्रा। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हैं वो आपको फील कराने की कोशिश करेगा एल्गोरिदम, एंड वही टाइप के जो कंटेंट है वो ज़्यादा एल्गोरिदम प्रेफर करेगा लोगों को शो करने के लिए। उससे क्या है, जो ओवरऑल एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है किसी भी न्यूज़ की। उन्होंने कहा कि जो फोर्थ चैलेंज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड इस पे मेंस पे एक पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आपने किसी एआई को बोला कि आप मुझे शेक्सपियर की तरह या उसकी जो लैंग्वेज है या शेक्सपियर का जो पर्टिकुलर एक टोन होता है लिखने का, उसको यूज़ करके मेरे लिए एक नया ऐसे लिखो, तो एआई क्या करेगा, एआई के पास शेक्सपियर की अनलिमिटेड टेक्स्ट है, जो भी शेक्सपियर ने लिखा है उसका अनलिमिटेड टेक्स्ट एआई के पास पड़ा है। एआई इसको पढ़ेगा और फिर अपने एल्गोरिदम को यूज़ करके वो आपको एक टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। अब क्या है, शेक्सपियर हैज़ डाइड, तो उनका जो कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है, उसके ऊपर कॉपीराइट शेक्सपियर का नहीं है। लेकिन सपोज आपने कोई बुक पब्लिश करी, आपके फ्रेंड ने भी कोई बुक पब्लिश करी और बहुत सारी ऐसी बुक पब्लिश करी, और सपोज जो आपकी बुक है वो टाइम ट्रैवल पर है, ठीक है। तो अगर मैं एआई के पास गया और मैंने बोला कि यार मुझे टाइम ट्रैवल पे एक नई स्टोरी दो, तो एआई के पास एक कंटेंट भी तो होना चाहिए ना एल्गोरिदम रन करने के लिए। तो वो किस डेटा को यूज़ करेगा, वो आपकी बुक को पढ़ लेगा विदाउट योर परमिशन, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन आपकी बुक अवेलेबल है, वो उस डेटा पे ट्रेन होता है, उसको पढ़ के वो मुझे एक रैंडम आंसर दे देगा। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी खुद की मेहनत थी वो एआई ने उस डेटा पे बिना आपकी परमिशन के और बिना आपको कॉम्पनसेट करे हुए उसको यूज़ करके मुझे उसने एक कंटेंट दे दिया। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये आर्टिस्ट्स को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसी एआई से इमेज बनानी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, सपोज एक मैंने बोला कि मुझे एक फ्लाइंग टाइगर चाहिए, एक टाइगर जो कि उड़ रहा है, ठीक है। तो एआई क्या करेगा, बहुत सारे डिफरेंट पिक्चर्स को कंसिडर करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने टाइगर की इमेज ली होगी, तो वो उसको सोर्स करके अपने आप को ट्रेन करके फिर वो मुझे ये इमेज बना के देगा। तो क्या इस टाइगर की इमेज बनाने के लिए उसने जितने भी इतने सारे इमेजेस की मदद ली, और वो जो इमेजेस जिसने भी खींची होगी, क्या उस उन सारे फोटोग्राफर्स को इस एआई प्लेटफॉर्म ने पैसे दिए हैं? नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है, और ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली आज के टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इलेक्शन कमीशन सीक्स रिप्लाइज फ्रॉम बीजेपी कांग्रेस ओवर द चार्जेस ऑफ एमसीसी वायलेशन। तो जितनी भी मेजर पार्टीज़ हैं वहाँ पे उन सारी पार्टीज से इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांगा है। एक्चुअली अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के प्रोसेस में है इंडिया 2-3 स्टेट्स के अंदर, चाहे वो झारखंड हो गया या महाराष्ट्र हो गया, एंड दैट इज़ वाई जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो क्लेम कर रही है कि दूसरी पार्टी ने कोई फॉल्स क्लेम करा है या कोई किसी भी टाइप का हेटफुल एक कमेंट दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने सबको ही बुला लिया कि आप हमारी जो आपका वायलेशन है कंडक्ट का वो हमें बैठ के बता दो। तो यही न्यूज़ है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके कारण सबको बुलाया है। लेकिन ये कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट है? कंप्लेंट इस बेसिस पर है कि पार्टीज़ ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करा है। तो अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्टैटिक का पार्ट है क्योंकि बट ये न्यूज़ से लिंक्ड है, इसलिए
इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको MCC भी बोलते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये कुछ गाइडलाइंस है कि जब कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर पॉलिटिशियंस जो हैं या फिर जो कैंपेनर्स हैं वो किन कंडक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, मतलब उनका जो कंडक्ट है इलेक्शन के दौरान, वो जो चीज़ बोल रहे हैं, उनकी जो स्पीच है, किस टाइप की उनके पोस्टर्स हैं, वो जो बात बोल रहे हैं वो किस टाइप की है, मतलब क्या वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, क्या वो सोसाइटी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं या यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। फिर जो उनके मैनिफेस्टो है, क्या उसमें बहुत ही रैंडम क्लेम्स है क्या नहीं, मतलब सपोज कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है कि हम बहुत सारी अल्कोहल की या लिकर की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर आपने हमें वोट दिया हो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलीगल हो गया एक तरह से। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो गया, क्योंकि वो एथिकल प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन हो जाता है, क्योंकि एक तरह से वो वोट को खरीदना ही हो गया। सो ये जो बिहेवियर है पॉलिटिशियंस का, उसको मैनेज करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करा जाता है। और आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 324 ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। अब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे होगा, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। इसीलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस करने की पावर भले ही इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 से ली हो, बट फिर भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो खुद में कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता, ना ही उसके लिए कोई लॉ है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी लॉ से भी नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। दैट मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही छोटी और बहुत ही बेसिक फाउंडेशन पर है। एंड डिफरेंट कमिटीज़ ने ये बोला है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस और उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको एटलीस्ट कोई ना कोई लीगल बैकिंग तो मिले, कोई ना कोई लॉ पास करके। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से चालू होता है? ये तब से चालू हो जाता है द डे इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल। जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि इस दिन इलेक्शन होगा, लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो रहा है ना, उस दिन से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है, और जब तक इलेक्शन पूरा होता है तब तक वो चालू रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया एंड जापान साइन अग्रीमेंट फॉर यूनिकॉर्न मास्ट फॉर नेवल वॉरशिप्स। देखो, इंडिया एंड जापान पिछले 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो इंडिया एंड जापान के ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बनना बहुत ही ईजी है। बट वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और जापान बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में आके काम कर रहे हैं साथ में। वो इंडिया एंड जापान दोनों साथ में आके श्रीलंका में एक पोर्ट बना रहे हैं। इंडिया और जापान साथ में आके अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इंडिया और जापान साथ में आके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं। इंडिया और जापान साथ में आए हैं JAI में, यह जापान अमेरिका इंडिया ये ग्रुप बना हुआ है। ये दोनों क्वाड के अंदर भी है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हैं। एक और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जिसकी हम बात करेंगे वो है डिफेंस का, जिसमें दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन करा है यूनिकॉर्न मास्ट फॉर नेवल वॉरशिप्स के लिए। अब ये मास्ट क्या होता है, नेवल वॉरशिप्स क्या होती है, इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो शिप होती है बेसिकली ये एक तरह से डिस्ट्रॉयर है। ये जो शिप है इसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, है ना। इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर ऐसे एक बहुत बड़ा एक पोल होता है जिसको मास्ट बोला जाता है। तो यही है मास्ट। अब इस मास्ट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एंटेनाज होते हैं। ये जो एंटेनाज इस पे लगे हैं ये नॉर्मल एंटेनाज जैसे नहीं होते, बट फिर भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे एंटेनाज लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटेनाज होते हैं एक पर्टिकुलर बोट पे, बहुत सारे एंटेनाज हैं, ठीक है। तो ये एक मास्ट होता है। जो यूनिकॉर्न है वो भी इसी तरह का मास्ट है, बट वो दिखता थोड़ा इस टाइप का है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी इक्विपमेंट है वो इसी के अंदर फिट करे हैं, रेदर देन ऐसे बाहर के साथ हो। बस यही आपको जानना है। तो इंडिया और जापान ने ये यूनिकॉर्न मास्ट के लिए एक अग्रीमेंट साइन करा है। तो ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न मास्ट के लिए एक अग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है। एंड वंस इम्प्लीमेंटेड दिस वुड बी द फर्स्ट एक्सपोर्ट केस ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। तो ये हमने क्या करा था 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर बायलैटरल अग्रीमेंट साइन करा था। अब 2024 में आके पहली बार इस अग्रीमेंट के अंदर कुछ काम हो रहा है और जापान से पहला ये एक्सपोर्ट इंडिया में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़,
जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने इशू करा 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग के दौरान। ये 2+2 क्या होता है, डायलॉग का पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री के, सपोज 2 कंट्रीज आपस में मिल रही है, एक है इंडिया और दूसरे जापान, तो दोनों कंट्री के 2 लोग मिलेंगे और वो डायलॉग हो जाएगा। तो यही होता है 2+2। बट ये 2 लोग कौन है? एक तो होता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और दूसरे होता है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखिए दोनों के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आके मिलते हैं, तो उसी को कहते हैं 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक अंडर ट्रायल्स टू कट क्राउडिंग इन जेल्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की एक बॉडी ने सजेस्ट करा है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। जैसे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए और उसके नीचे भी जो कोर्ट्स हो जाते हैं, उनका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि उनकी छत, उनके अंदर जितने भी चेयर्स हैं, वहाँ पे जो कोर्ट रूम्स में जो टेबल्स लगी हैं, जो कोर्ट रूम्स की दीवारें हैं, वो बहुत ही डिलैपिडेटेड हालत में है, अच्छी हालत में नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे प्रिजन्स हैं जहाँ पे जो लॉयर्स हैं वो अपने जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे मिलने की जगह भी नहीं है। जो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मिलने आते हैं प्रिजनर्स से, उनके पास भी पूरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता बहुत सारे जेल्स में कि वो आके उनसे मिल पाए। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत अच्छी नहीं है। एंड जो अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने पिछले 1-2 सालों में इससे बहुत सारी बातें भी की थी। उसमें से एक और प्रॉब्लम है कि हमारे जेल्स के अंदर ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अंदर एक और प्रॉब्लमैटिक बात है, वो क्या है? इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगी। प्रिजन सिस्टम के अंदर इंडिया में ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट ने बताया है। तो इस पे GS2 में भी क्वेश्चन आता है, इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन जुडिशरी। तो उसमें एक चैलेंज ये भी है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसके कारण ओवर क्राउडिंग हो रही है। ओवर क्राउडिंग होने के 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जो ओवरऑल प्रिजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा है, तो इतनी जगह ही नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती जेल के अंदर डाल रखा है और ये ज़्यादातर लोग अंडर ट्रायल हैं। इंडिया में क्या डॉक्ट्रिन है, हम फॉलो करते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम किसी भी इंसान को इनोसेंट मानते हैं जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं थोड़े से एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जहाँ पे इसको फॉलो नहीं करा जाता था, बट ज़्यादातर केसेस में यही फॉलो करा जाता है। तो जो लोग अभी अंडर ट्रायल हैं, मतलब जिनके ऊपर केस अभी चल रहा है और वो फाइनली कन्विक्ट प्रूव अभी नहीं हुए हैं, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है, तो इन दोनों के कारण ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और इससे क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि जो बेसिक डिग्निटी है किसी भी प्रिजनर की, स्पेशली उस प्रिजनर की जो प्रूव भी नहीं हुआ है कि उसने क्राइम कराया है, तो इन सबका वायलेशन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर सकते हैं प्रिजनर्स को, उनको रिलीज करने के बाद। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी भी होगी डिफरेंट मूवीज़ में, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ में, क्योंकि इंडिया में ये सिस्टम इतना फेमस नहीं है। जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, अब अगर उनका कोई क्राइम इतना हीनियस, इतना ख़राब क्राइम नहीं किया उन्होंने, और उनका जो बिहेवियर है जेल के अंदर वो भी अच्छा रहा है, और वो अंडर ट्रायल भी है, मतलब वो प्रूव भी नहीं हुए, तो उनको प्रिजन में रखने की ज़रूरत नहीं है ना फिर, तो उनको बाहर छोड़ देना चाहिए। बट प्रॉब्लम है, अगर आपने उनको बाहर छोड़ दिया और क्योंकि अब तक प्रूव तो नहीं हुआ वो, लेकिन सपोज वो सही में गिल्टी था, तो वो भाग सकता है। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप उसको जेल में से निकालो और उसके पैर में एक बैंड बांध दो। वो एक मेटल का बैंड होता है जिसके अंदर जिसके थ्रू ये पता लग सकता है कि वो पर्सन कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आपने जेल से निकाला और हमने उनको रिलीज़ कर दिया, बट हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और डेफिनेटली उनसे लिखवाया जाता है पहले कि आप इस एरिया के बाहर नहीं जाओगे, इस घर में नहीं जाओगे। तो वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो इंसान जेल में ही है, बट वो जेल में नहीं है और वो पुलिस की नज़र में है 24/7। अगर वो पुलिस की नज़र में है 24/7 और वो पर्सन अभी प्रूव भी नहीं हुआ है कि उसने क्राइम करा है, और उसका पर्सन का जो क्राइम था वो इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, और उस पर्सन का जो बिहेवियर था वो थोड़ा अच्छा भी था,
अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो कुछ प्रिजनर्स को रिलीज करा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैकर्स लगाकर उनकी बॉडी पर। सिंपल। तो यही एक सजेशन है। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इसका है ओवर क्राउडिंग को सॉल्व करना, कि जितने कम लोगों को हम प्रिजन में रख पाए उतना बेटर होगा। ठीक है, तो उसका ये सोल्यूशन है। तो प्रिजन इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स, ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम है। अब ना ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसा ही लिखा होगा दैट प्रिजन्स इन इंडिया मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स टू रिफॉर्म एंड डीकंजेशन। ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? यहाँ पे लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। फिर हो सकता है यहाँ पे लिखा होगा लॉयर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकते हैं। बट द थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक छोटी सी रिसर्च बॉडी ने इसको पब्लिश करा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग करके उनको रिलीज करा जा सकता है जो कि लो रिस्क प्रिजनर्स है, लो रिस्क अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। मैंने वही तो बताया ना, पहली बात तो वो अंडर ट्रायल होने चाहिए, दूसरी चीज़ वो लो रिस्क होने चाहिए, तीसरी चीज़ उनका गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर होना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ें फुलफिल होती हैं तो फिर उन प्रिजनर्स को रिलीज करा जा सकता है पैरोल पर या फिर फर्लो पर। अब 2 एक्स्ट्रा टर्म आ गए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे टर्म्स वो पूछ लेते हैं। तो पैरोल और फर्लो क्या होता है? सिंपल, किसी भी प्रिजनर को कुछ थोड़े से टाइम के लिए बाहर छोड़ना, रिलीज करना, ये पैरोल भी होता है और फर्लो भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। पैरोल यूजुअली उन लोगों पे अप्लाई होता है, या ये एक्चुअली एक टर्म है जो बोला ही जाता है उन प्रिजनर्स के लिए जिनकी जो टोटल सजा थी वो काफ़ी कम थी। ओवरऑल जो उनको सर्व करना था ना टाइम प्रिजन में, वो शॉर्ट टर्म था। अगर ऐसे प्रिजनर्स को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ा जाता है तो उस रिलीज को पैरोल बोला जाता है। और क्योंकि देखो उनका जो ओवरऑल जेल टाइम था वो था ही इतना कम, तो ये कोई प्रिजनर की राइट नहीं होती कि भाई मैं तो इतने साल रहूँगा तो प्लीज़ कम से कम मुझे थोड़े दिन तो बाहर जाने दो। तो ये कोई राइट नहीं होती, क्योंकि वो इतने साल रह भी नहीं रहा प्रिजन में और बहुत कम टाइम के लिए रह रहे, तो उसकी कोई राइट नहीं है कि वो बाहर जाए, क्योंकि वो एनीवे कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाएगा उसको, उसका टर्म पूरा होते ही। तो उस छोटे से रिलीज को, उस रिलीज को इन शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस जो प्रिजनर की राइट नहीं है, उस रिलीज को पैरोल बोला जाता है। फर्लो इसका उल्टा है। फर्लो यूजुअली मिलता है उन लोगों को, मतलब फर्लो एक टाइप का रिलीज है जो उन प्रिजनर्स को दिया जाता है जिनके अगेंस्ट जो उनका जेल टाइम है या जो उनका सेंटेंस है वो बहुत लंबा है। अगर बहुत ज़्यादा सालों का उनका सेंटेंस है तो मतलब उनका जो क्राइम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर रहा होगा जो उन्होंने करा है। एनीवे, तो उस रिलीज को फर्लो बोला जाता है। लेकिन ये जो है मैटर ऑफ राइट होता है प्रिजनर का, क्योंकि अगर वो मान लेते 10 साल प्रिजन में है तो कम से कम 14-15 दिन तो वो बाहर उसको निकालना चाहिए ही। तो इसलिए एक राइट बना दिया है फर्लो कि चलो तुम कुछ दिन तो जा सकते हो। लेकिन पैरोल कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर प्रिजनर मांग रहे तो उसको मिल ही जाए, क्योंकि उसका जो सेंटेंस है वो है ही इतना छोटा कि अगर वो पैरोल पे बाहर निकलेगा भी नहीं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस का या लीगल जजमेंट्स का एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरोल हमेशा नहीं बट ज़्यादातर केसेस में पैरोल का जो टाइम है वो फर्लो से ज़्यादा होता है। फर्लो 15 दिन के अराउंड होगा, पैरोल 1 महीने तक हो सकता है। बट अगैन ये चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो डेटा यहाँ पे मेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। कौन सा डेटा वो देखते हैं। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उन्होंने बोला है कि 2022 के एंड तक जो इनमेट्स थे या जो प्रिजनर्स थे जेल के अंदर वो 5.7 लाख थे। लेकिन इन जेल्स की टोटल कैपेसिटी पता है कितनी है? 4.3 लाख। मतलब जेल में अगर 100 लोग आ सकते हैं तो उस जेल में 131 लोग रह रहे हैं। इसी को बोला जाता है 131% ऑक्यूपेंसी रेट। तो इतने सारे डेटा में से आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे जेल्स के अंदर एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 131% ऑक्यूपेंसी रेट है, और ये डायरेक्ट एविडेंस है ओवर क्राउडिंग का। दूसरी चीज़ 75%, 75% जो अभी प्रिजनर्स हैं जेल के अंदर वो अंडर ट्रायल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जिन लोगों के अगेंस्ट अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है क्राइम, वो लोग भी अभी जेल के अंदर हैं, तो वो अंडर ट्रायल है या अवेटिंग ट्रायल है। और ये ज़्यादातर लोग कितने हैं? 75%। तो ये दोनों नंबर्स, ये दोनों परसेंटेज है, आपको ध्यान रखना है, 75% एंड 131%। होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था? 2023 में एक एक्ट पास किया था, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की बात की गई थी। लेकिन
इस एक्ट के सामने ना मॉडल लिखा है। क्या लिखा है? मॉडल। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली ये होता है कि जो प्रिजन जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर लॉ पता है कौन बना सकता है? इसके ऊपर लॉ बनाते हैं स्टेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर प्रिजन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा है, इसलिए प्रिजन पर स्टेट ही लॉ बनाएंगे। तो सेंटर भले ही लॉ बना दे, लेकिन क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो एक्चुअली जो ग्राउंड पर लॉ एक्ट करेगा वो होगा जो स्टेट पास करेंगे या स्टेट खुद बनाएंगे। तो मॉडल लॉ का क्या मतलब है कि भाई होम मिनिस्ट्री ने तो एक लॉ बना के दे दिया कि भाई सारे स्टेट्स को एक गाइडलाइन दे दी कि ये एक लॉ है, तुम इसको कॉपी कर लो, या इसमें से कुछ प्रोविजन जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उसको तुम उससे इंस्पायर होके कोई कोई ना कोई एक्ट बनाओ। और क्योंकि अगर मॉडल लॉ सेंट्रल लेवल पे रेकमेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का, तो स्टेट्स के लिए ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग इंट्रोड्यूस करना अपने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। इतनी ये न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। ऐसे के अंदर, इंटरव्यू के अंदर बहुत जगह ये आपके काम आ सकता है। राइस शॉर्टेज कॉज्ड मैंगो कैंडल डेथ सेज एक्टिविस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये लिंक्ड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कोई ना कोई फसल उगाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फार्मर्स से वो फसल खरीद लेता है और उसके बदले वो फार्मर्स को कोई प्राइस देता है। इस प्राइस को कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने क्या करा, ये जो क्रॉप है ना ये खरीद ली। इसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो फूड वो ऑक्यूपाई करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसको क्या कर देता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल देता है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? बहुत ही सिंपल है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स साथ में मिलके बहुत सारी राशन शॉप्स पर ये जो खाना और ये जो क्रॉप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर की है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिंपल। और राशन शॉप्स पर क्या होता है, सब्सिडाइज्ड खाना मिलता है। खाना नहीं बोलेंगे उसको, बट जो ओवरऑल ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स जो है वो बहुत ही कम रेट पे मिल जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो कम मिलते हैं, उसके बियॉन्ड उस पर नॉर्मल चार्जेस लग सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या है कि 2 विमेन थी अभी उड़ीसा के अंदर, जिन्होंने ये जो पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स है ना, स्पेशली राइस, वो खा तो लिए लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गए। मतलब क्योंकि एक महीने में जो कम दाम के ग्रेन है वो कुछ ही मिलते हैं, तो वो ना 15-20 दिन में, 15 से 17 दिन में ख़त्म हो जाता है। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है कि वो सब्सिडाइज्ड या फिर कम दामों में जो राइस देती है 5 किलो पर पर्सन पर महीने, ये जो राइस है ये सिर्फ 17 से 15 दिन ही चलती है। इसके बाद क्या करा जाता है, इसके बाद जो फैमिलीज़ हैं वो मैंगो का जो कर्नल होता है, कर्नल मतलब जो मैंगो के अंदर बड़ा सा उसका सीड होता है ना, एक्चुअली टेक्निकली टर्म उसकी सीड नहीं है, बट हमें पता है कि मैंगो के अंदर गुठली होती है, उसी को कर्नल बोला जाता है। उसको घिस के या उसको थोड़ा और ज़्यादा उसका एक पेस्ट बना के फिर उसको राइस में मिक्स कर दिया जाता है, तो उसका एक ग्रूल बन जाता है। ग्रूल कुछ नहीं होता, बस एक वो खिचड़ी टाइप बन जाती है मैंगो के गुठली को घिसकर और राइस वगैरह उसमें डाल के। क्योंकि राइस की कमी होती है तो वो उसको ऐड कर देते हैं। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि ये जो मैंगो कर्नल था ये फंगस इन्फेक्टेड था। तो इस केस से आपको क्या पता चल रहा है? इस केस से हमें ये पता चल रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बहुत कम है, वो इनफ नहीं है। क्योंकि पीडीएस के लिए अब मेंस पे क्वेश्चन ऐसा आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ऊपर, तो आपको पता है कि डेफिनेटली इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं। तो ऑब्स्टिकल्स बहुत सारी हैं। एक ऑब्स्टिकल ये भी है कि जो टोटल फूड ग्रेन सब्सिडाइज जो मिलता है वो बहुत कम है, इसलिए लोगों को फिर मैंगो कर्नल मिला के खाना पड़ता है, और अगर वो मैंगो कर्नल फंगस इन्फेस्टेड है तो उससे लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, ICMR एंड NIN साइंटिस्ट डू जीन प्रोफाइल्स इन पोल्ट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनेगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि पहली बार इंडियन साइंटिस्ट ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन जो है वो पोल्ट्री में उसकी प्रोफाइल को समझा है। तो पोल्ट्री क्या होती है? पोल्ट्री मतलब जो चिकन होता है या हैन होती है जो ओवरऑल एग्स कलेक्ट करे जाते हैं,
तो ये जो फार्मिंग सेक्टर है एग्स का, हैन का, इसी को पोल्ट्री बोला जाता है। तो इसके अंदर जितने भी बर्ड्स हैं, चिकन वगैरह, हैन, उनके अंदर जो उनके डीएनए है, उनका जो जीनोम है, उसको पढ़ा गया एंड वहाँ पे देखा गया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर समझ में और आ जाएगा कि ये न्यूज़ क्या है। देखो क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई लेट्स से कोई चिकन है, ठीक है, अब इसको कोई बीमारी हो सकती है, या मान लेते हैं इसको कोई बीमारी हो गई, कोई बैक्टीरिया है जो इसके अंदर पहुंच चुका है, तो इसका जो ओनर है वो क्या करेगा, इसको दवाइयाँ देगा, इसको मेडिसिन देगा, मेडिसिन चिकन की बॉडी में जाएगी और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया को वो मार देगी। ठीक है, ऑब्वियसली 100% बैक्टीरिया तो नहीं मरेगा, बट जो बचा कुचा बैक्टीरिया है वो इतना कुछ चिकन को डैमेज भी नहीं कर पाएगा, और बाकी जो चिकन का इम्यून सिस्टम है बचे हुए बैक्टीरिया से डील कर लेगा और काम खत्म। लेकिन अगर इस चिकन को मेडिसिन बहुत कम मिली है तो क्या होगा, मेडिसिन इसको बहुत कम मिली है, बहुत ही छोटे डोज में मिली है, बहुत ही छोटे डोज में मिली है, ठीक है, या फिर जो मेडिसिन इस चिकन को मिली थी, मान लेते वो कोई सिरप थी या कोई लिक्विड था, वो आसपास पानी का सोर्स था उसमें भी चली गई, या ये चिकन ने फीकल मटेरियल दिया, उसके कारण जो आसपास की जो रिवर थी ना, उस फीकल मटेरियल के थ्रू वो जो मेडिसिन है वो रिवर के अंदर भी पहुंच गई। इससे क्या होता है, इन सारे केसेस में जो बैक्टीरिया है ना, अब बैक्टीरिया तो हर जगह है, तो अगर चिकन को कम दवाई मिली है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा, पहला तो ये। दूसरी चीज़, अगर फीकल मटेरियल के से जो चिकन के अंदर जो मेडिसिन डली थी वो एनवायरनमेंट में आ गई, तो एनवायरनमेंट में तो मेडिसिन ना, इवन तो वो एग्जिस्ट करती है, वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट और बहुत ही वीक फॉर्म में हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया उस मेडिसिन के कांटेक्ट में आता है तो वो जो मेडिसिन है उस बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डोज चाहिए, और यहाँ पे जो मेडिसिन का उसको एक्सपोजर मिल रहा है वो बहुत ही वीक है, वो बहुत ही डाइल्यूटेड है। इसके कारण जो बैक्टीरिया वो मरेगा नहीं, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, लेकिन वो मेडिसिन उसको थोड़ा तो हार्म करेगी ना, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं ढंग से, लेकिन वो मेडिसिन का अटैक उस पर हो भी जाएगा और वो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा बच के आ जाएगा। इस हैन के अंदर भी मेडिसिन का पूरा डोज गया नहीं, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया ने डेफिनेटली मेडिसिन का अटैक सहा है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जिंदा रह गया। तो ये जो बैक्टीरिया रह गए ना, अब बच गए, जिन्होंने मेडिसिन का थोड़ा सा अटैक सह लिया, अब इनके पास एक मेमोरी आ गई कि मेडिसिन इस तरह से अटैक करती है, और इसी के साथ अभी अडेप्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें जो म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, देन रिप्रोडक्शन है, एंड ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन है, ये बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं इस अडेप्टेशन के अंदर। बट बैक्टीरिया अडेप्ट कर लेगा, और फ्यूचर में जो बैक्टीरिया होगा कुछ टाइम बाद, वो ऐसा बैक्टीरिया होगा जिस पे इस ओरिजिनल दवाई का फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया अब अडेप्ट कर चुका है, उसकी मेमोरी में आ चुका है कि मेडिसिन कैसी थी, और उससे वो सीख चुका है, और अब वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा किसी भी मेडिसिन से, मतलब एटलीस्ट उस मेडिसिन से तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो ना, तो अब इसमें क्या आ चुका है, इसमें आ चुकी है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये रेजिस्टेंट हो चुका है किसी भी दवाई से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंककि ये चीज़ ह्यूमंस में भी हो सकती है। तो अगर कोई इंसान दवाई लेता जाए और उसकी डिजीज़ ठीक ही ना हो, और वो इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि जो डिजीज़ है वो अडेप्ट कर चुकी है, मतलब वो डॉक्टर्स से या केमिस्ट से एक स्टेप आगे चल रही है, तो वो इंसान कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है AMR की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक सी स्टोरी है। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है उनका जो रेपेचुआ है, मतलब जो ओवरऑल उनकी इफेक्टिवनेस है, वो कम होती जा रही है, वो डिप्लीट होती जा रही है। जो सैंपल्स हैं उनके अंदर ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक स्पीशीज़ बैक्टीरिया की मिली है। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यूजुअली जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर जो ये जो स्प्रेड है AMR का, वो थोड़ा तेज़ी से फैलता है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन टर्म्स पे भी ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। वो ऐसे प्रीलिम्स में एक्चुअली क्या, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और टाइम दे के समझा रहा हूँ। तो आपको एक और समझना है कि जो बैक्टीरिया है, कुछ मान लेते हैं, इनके अंदर जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो आ गई, क्योंकि ये अडेप्ट कर चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि मेडिसिन कैसे अटैक करेगी इनको।
उसके अगेंस्ट ये अडेप्ट कर चुके हैं और ये इवॉल्व हो गए। लेकिन अब ये बाकी बैक्टीरिया में ये 4 सेल्स बात कैसे पहुंचाएंगे? इसके 4 तरीके होते हैं। एक तो ये कि बैक्टीरिया खुद ही जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन का नंबर ज़्यादा होगा, फिर ये और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और नेक्स्ट जनरेशन का नंबर ज़्यादा होगा। ऐसे करते 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 कुछ टाइम बाद जो बैक्टीरिया अवेलेबल होंगे नई जनरेशन वाले, वो वही होंगे जिनके अंदर ये AMR हेरिडिटी के थ्रू आ गई। दूसरा क्या तरीका है? तो ये तो जो ट्रांसफ़र है ना, ये है वर्टिकल, काफ़ी ऑब्वियस है। एक हॉरिजॉन्टल भी होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल में ये है कि ये जो 4 बैक्टीरिया है, ये अपने फ्रेंड्स को भी AMR दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखो, अब जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वो इनके अंदर, जब मैंने कहा कि वो अब अडेप्ट कर चुके हैं, वो इवॉल्व हो गए हैं, तो इसका यही मतलब है कि इनका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये डिटेल स्टोर कर दी इन्होंने कि फ्यूचर में अगर ये दवाई आएगी तो उससे कैसे लड़ना है। ये इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही है। तो कोई दूसरा बैक्टीरिया आता है, तो ये पहला बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे देता है? इसके 3 तरीके हैं। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है? लिटरली ये जो 2 बैक्टीरिया है आपस में टच हो जाते हैं और इसका DNA इसके अंदर आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ये वाला जो बैक्टीरिया मान लेते हैं, ये बैक्टीरिया, इसकी डेथ हो गई, इस बैक्टीरिया की डेथ हो गई, तो इसका जो DNA, इसके अंदर DNA तो नहीं होगा, RNA जो है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बाहर ऐसे पड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा बैक्टीरिया इसके नज़दीक आया और ये जो DNA है इसके अंदर चला गया, अब इसके अंदर भी AMR आ गई। फिर तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। एक्चुअली बैक्टीरिया पर भी ह्यूमन जैसे वायरस अटैक करता है। वायरस और बैक्टीरिया अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सपोज एक वायरस ने इस बैक्टीरिया पे अटैक करा, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर AMR वाला जीन था, और ये वायरस जो है इस पे अटैक करने के बाद अब इस पे अटैक करने गया, तो इससे जो जीन है AMR वाला, वो इसमें अब आ गया। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू AMR एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फैल सकता है, हॉराइजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। लेकिन वर्टिकली भी ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? अगर वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सकता है। तो जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, और AMR पर तो मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो AMR है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जो नए बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर तो जेनेटिक कोड ही है जो इनको दवाइयों से लड़ने से हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, इनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसकी लेयर भी एक्स्ट्रा होती है कि मेडिसिन उनके अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी, उन बैक्टीरिया के अंदर। एंड डेफिनेटली जो AMR है, उससे ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिजीजेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं अब। क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स डायबिटिक्स आर इन इंडिया, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर अर्जेंट एफर्ट्स फॉर प्रिवेंशन। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए कि पूरी दुनिया के 25% के अराउंड, ठीक है, अराउंड 25% ऑफ ऑल द डायबिटिक पेशेंट इन द वर्ल्ड, 1/4 इंडिया के अंदर ही आते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एंड GS2 के अंदर हेल्थ का पोर्शन है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो ऐसे के अंदर, इंटरव्यू के अंदर कहीं भी ये डेटा ज़रूरी हो जाता है। और बाकी इसमें जो कंपैरिजन है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं रिपोर्ट क्या है। इंडिया में पहली बात तो वर्ल्ड के 1/4, 1/4 या फिर 25% या क्वार्टर, कुछ भी कह सकते हो, इतने पेशेंट्स है डायबिटीज़ के इंडिया के अंदर ही। उसके कारण इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ जाता है। मतलब टोटल अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है चाइना में, और इंडिया में जितने हैं वो वर्ल्ड का 25% है। ये 2-3 तरह से आपको डेटा ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड इसमें ये एक और चीज़ हमने देखी है कि ये जो स्टडी, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, द लैंसेट एक जर्नल है, इसके अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसने ये नंबर्स दिए हैं। वो एक और चीज़ हाईलाइट करता है कि इंडिया में ना, इस स्टडी के अकॉर्डिंग 212 मिलियन लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन ये जो नंबर है ये 100 मिलियन ज़्यादा है उस स्टडी से जो कि ICMR ने करी थी। किसने करी थी? ICMR ने। ICMR की कौन सी स्टडी थी? इन डायब, मतलब इंडिया डायबिटीज़, ये स्टडी थी। अब इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि इन डायब जो स्टडी है वो किसके बारे में,
वेल नाम से लग रहा है कि वो डायबिटीज़ के ऊपर स्टडी है इंडिया के अंदर। ये किसने पब्लिश करी है? किसने पब्लिश करी थी? ये आईसीएमआर ने। तो आईसीएमआर की ये जो स्टडी है ना, इससे जब कंपेयर करा गया तो जो द लैंसेट की स्टडी थी उसमें 100 मिलियन ज़्यादा लोग थे जिनको डायबिटीज़ या जिनमें डायबिटीज़ मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो थर्ड पार्टी है ऑडिटिंग करने वाली, वो ज़्यादा नंबर बता रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इनके पास पूरा डेटा नहीं है, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर डेटा ट्रैक नहीं कर रहे। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में चाइना आता है। एक और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना ये टर्म बहुत बार मेंशन थी और ये जो टर्म है बहुत बार न्यूज़ में भी रहती है। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम आपको दे देंगे और पूछ देंगे ये क्या है या फिर ये न्यूज़ में क्यों था। तो HbAC1 ये एक टाइप का हीमोग्लोबिन है जिसकी जो रेंज है वो 5.7% से कम होती है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर ये 6.5% से ज़्यादा होती है। तो ये परसेंटेज याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि प्रीलिम्स में बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रिस्पाइट फॉर इंडियन कॉफी ग्रोअर्स एज EU ग्रांट्स टाइम फॉर EUDR कंप्लायंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में ये हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बाकी जो वर्ल्ड है उससे जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है ना वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो। ये वो चीज़ देख रहे हैं। अब आप देखो जो कॉफ़ी है या मेनली कॉफ़ी हो गई, क्या वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? देखो कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, वो तो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो टेक्निकली होना तो चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉफ़ी प्लांटेशंस होते हैं जहाँ पे कॉफ़ी को प्लांट करा जाता है लोकल फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके। मतलब एक बहुत ही घना फॉरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा घना फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। अब डेंस फॉरेस्ट में एक पेड़ थोड़ी होता है, बहुत टाइप के पेड़ होते हैं। और क्योंकि वो इतना डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है और उनके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। और किसी इंसान को यहाँ पे कॉफ़ी उगानी है तो इन सब को सारे पेड़ों को काट देगा और यहाँ पे बस कॉफ़ी उगा देगा, ठीक है। तो देखो कितनी सारी फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी एकदम से गायब हो गई, है ना। तो ये अब जो कॉफ़ी ग्रो होगी ना वो अनसस्टेनेबल होगी और वो एनवायरमेंटली नॉन फ्रेंडली होगी। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस प्रोसेस से उनका इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन में रुक गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन एक ओवरऑल रेगुलेशन लाई है जिसको बोला गया है EUDR, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। अब आपको समझ में आ जाता है कि इसमें डिफॉरेस्टेशन वर्ड क्यों यूज़ करा गया है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। और मैंने अभी आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करा है कि डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर, जैसे कॉफ़ी, ठीक है। अब इस न्यूज़ को और थोड़ा पढ़ते हैं, इससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। देखो इंडिया का जो मेजर प्लांटेशन सेक्टर है जैसे रबर और कॉफ़ी, इन पे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के कारण, ठीक है। एंड ये आपसे ना प्रीलिम्स में भी ऐसे पूछ सकते हैं, EUDR लिख देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ पे रिलीज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली EU से आप पता लगा सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का ही है, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है यूरोपियन कमीशन ने, जो कि यूरोपियन यूनियन की ही एक बॉडी है, कि जो ये लिमिट लगाने वाले थे ना वो EUDR के अंदर इंपोर्ट बैन एक तरह से, वो उसको थोड़ा डिले कर दिया है कि थोड़े दिनों बाद लगाएंगे। अब इससे फ़ायदा इंडिया का ये है क्योंकि देखो इंडिया में जो प्लांटेशन है, बाय द वे प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि उगाए जाती है कमर्शलाइजेशन के लिए। मतलब वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनको उगाया जा रहा है एज कैश क्रॉप्स। ज़्यादातर जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो फार्मर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगाता है। आई मीन हिस्टोरिकली तो ऐसा ही होता है, मॉडर्न टाइम्स में चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि जो फार्मर है वो उगाता है और वो उसको खुद ही कंज्यूम कर लेता है। जो थोड़ा सा सरप्लस बच गया उसको वो मार्केट में बेच देता था। लेकिन कैश क्रॉप्स या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको सिर्फ मार्केट में बेचने के पर्सपेक्टिव से ही उगाया जाता है। इसमें आ जाता है कॉफ़ी, टी, रबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप से ही है। तो जो लार्ज कॉफ़ी ऑपरेटर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं
उनको ईयूडीआर के जो रेगुलेशंस हैं वो अब 2025 के एंड तक मीट करनी है, और जो माइक्रो और स्मॉल ग्रोअर्स हैं उनके लिए जून 2026 तक का टाइम है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में ये डेट्स डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जो ये रेगुलेशंस है ये कब आएगी फोर्स में? वैसे तो 2025 के एंड में आ जाएगी, लेकिन जो छोटे ग्रोअर्स हैं उनके लिए ये जून 2026 तक फोर्स में आएगी। Being EUDR compliant indicates the grower's forest-based coffee produce is legal and not sourced from deforested land। मतलब वही है, जो कॉफ़ी उगाई जा रही है वो कंप्लाइंट मानी जाएगी इन रेगुलेशंस के अंदर जब उस कॉफ़ी से कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, और जो कॉफ़ी है उसको इस तरह से उगाया गया है कि फॉरेस्ट, आसपास का जो फॉरेस्ट है वो उसके साथ ही उग रही हो। 70% जो इंडिया की कॉफ़ी है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में ही जाती है। तो देखो, अगर ईयूडीआर एकदम से आ गया तो बहुत बड़ा इंडियन एक्सपोर्ट्स को झटका लग सकता है। देन जो कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो प्लांटेशन है, इंडिया में देखा गया है कि वो शेड ट्रीज के साथ ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ पे कॉफ़ी के कुछ पौधे हैं, फिर पेड़ है, फिर कॉफ़ी के कुछ पौधे हैं। तो इंडिया का जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो फॉरेस्ट के साथ है, शेड ट्रीज के साथ ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कॉफ़ी नहीं होती यहाँ पे तो यहाँ पे और घना फॉरेस्ट होता। दूसरी बात, यहाँ पे जानवर भी तो होते बहुत सारे इस फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि कॉफ़ी के प्लांटेशन के ऊपर भले ही हम बोल दें कि चलो पेड़ों की डाइवर्सिटी तो है, लेकिन एनिमल डाइवर्सिटी तो गायब हो गई ना। खेतों के अंदर हम एनिमल्स को अलाउ तो करते नहीं है, तो फिर भी एक नुकसान तो है ही। तो इंडियन कॉफ़ी, अगर हम ये देखें कि जो अभी जो मॉडल है जो शेड ट्रीज का है, तो इंडिया क्लेम कर रहा है कि भाई हम तो सस्टेनेबल कॉफ़ी बना रहे हैं। दूसरी चीज़ इंडिया बोल रहा है, जो प्रॉब्लम इंडिया के सारे एग्रीकल्चर में है वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो लैंड साइज़ है जो एग्रीकल्चर की वो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी छोटी साइज़ है। और अगर लैंड साइज़ बहुत छोटी है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ईयूडीआर से नुकसान बड़े बड़े कॉफ़ी एस्टेट्स को नहीं होगा इतना, जितना छोटे स्मॉल और मीडियम साइज होल्डिंग को होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। ऑप्टिकल बायोसेंसर रैपिडली डिटेक्ट्स मंकी पॉक्स वायरस। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मंकी पॉक्स एक तरह का वायरस है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। इवन दो ये बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, बट स्टिल बताना ज़रूरी है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि बायोसेंसर से हम किसी वायरस को पहचान सकते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा किस तरह से? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि बायोसेंसर अभी न्यूज़ में था, ये क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सेंसर क्या होता है? सेंसर ये होता है ना, सपोज एक है फायर सेंसर, कहीं आग लगी तो फायर सेंसर बता देगा कि आग लग रही है, सिंपल। तो वैसे ही बायो सेंसर है कि किसी के बॉडी में, या सपोज किसी की पर्सन बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला, अब इस ब्लड के अंदर वायरस है तो बायो सेंसर बता देगा कि हाँ इसके अंदर वायरस है। तो यही बायो सेंसर होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता लगाना है कि आपके ब्लड में कोई डिजीज़ है या नहीं, तो अभी आप क्या करते हो? यूजुअली आप टेस्ट करवाते हो, ठीक है। और टेस्ट करवाओगे, आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाओगे तो इसमें टाइम लगता है ना, 2-3 दिन लग जाते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें तो 1 हफ्ता के ऊपर लग जाता है। तो मंकी पॉक्स किसी इंसान के अंदर है, अब उसके ऊपर टेस्ट होगा तो 2 दिन बाद पता चलेगा कि भाई उसके अंदर मंकी पॉक्स है या नहीं। लेकिन जो सेंसर है, जो नॉर्मल जो फायर सेंसर होता है, वो तो तुरंत बता देगा ना कि आग लग गई या नहीं, ठीक है। सपोज एक लाइट सेंसर है, एक लाइट सेंसर है, लाइट जलते ही वो बता देगा कि लाइट जल रही है या नहीं। तो बायो सेंसर का क्या मतलब है? वो टेस्ट नहीं है बायो सेंसर, क्योंकि टेस्ट तो 2-3 दिन में बता रहे हैं। बायो सेंसर भी तुरंत बता देगा, और वो वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल सेंसर करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले तो पेशेंट के बॉडी में से कुछ फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिक्स कर दी जाती है। अब ये टर्म जो है बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट है बहुत सिंपल। इसका बेसिकली मतलब है, ये लैब में ना साइंटिस्ट ने लैब के अंदर ही कुछ प्रोटीन्स बनाए, लैब के अंदर ही कुछ प्रोटीन्स बनाए, सिंपल। वही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इस प्रोटीन का मतलब क्या है? देखो, लैब में ऐसे प्रोटीन उन्होंने बना दिए कि ये जो प्रोटीन है ये किसी भी ह्यूमन फ्लूइड में, या जो हमारी बॉडी में कोई भी फ्लूइड है उसमें छोड़ देंगे इस लैब मेड प्रोटीन को,
और जो प्रोटीन है ना घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और ये एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढेगा। अगर वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मिल गया उसको, तो ये वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही स्टिक हो जाएगा। और नहीं मिला तो ये घूमता रहेगा, सिंपल। तो वैसे ही कुछ ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि लैब मेड प्रोटीन्स हैं, जो इस पर्टिकुलर बॉडी फ्लूइड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर जो मोनोक्लोनल बॉडीज़ हैं, ये ढूंढेगी ढूंढेगी ढूंढेगी। अगर इनको एमपॉक्स का वायरस मिल गया, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगी, उसके साथ स्टिक हो जाएगी एक तरह से, सिंपल। फिर कुछ सिलिकॉन चिप सेंसर्स हैं। अभी जो वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका ना, मतलब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो जाके चिपक गई है वायरस से, तो ये जो एक यूनिट बन गया ना अब, ये अगर किसी के बॉडी के फ्लूइड के अंदर है, तो इसको रखा जाता है एक चेम्बर में अंदर, जिसमें सिलिकॉन चिप्स हैं। और इन सिलिकॉन चिप्स के ऊपर इन पार्टिकल्स को, या ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको रखा जाता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस को हम रखते नहीं है, हम इस पूरे फ्लूइड को रख देंगे। अगर इस फ्लूइड के अंदर एम्पॉक्स वायरस है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली उसमें बन जाएगा। फिर लाइट इंटरफेरेंस होती है। ये जो चिप्स हैं, इनके ऊपर रेड एंड ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं, इनको एक्सपोज करा जाता है। इसके बाद अगर इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो एक छोटा सा इंटरफेरेंस उस लाइट के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और जो जैसे सेंसर्स काम करते हैं वैसे ही तुरंत ये रिजल्ट भी दे देता है। तो ये प्रोसीजर कहीं पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेंसर काम कैसे कर रहा है। बहुत जगह आपके काम आ सकता है। प्रीलिम्स में जिस तरह से क्वेश्चन बन रहा था, बायो सेंसर का मतलब हमें जानना था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। जो अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो ह्यूमन एमपॉक्स है, मंकी पॉक्स है, उसका एक वेरिएंट है जो 5% लोगों को बेसिकली फेटल है, मतलब अराउंड 5% पीपल जिनको ये पर्टिकुलर एमपॉक्स हुआ है, उनकी डेथ हो चुकी है डीआरसी के अंदर। एक और वेरिएंट इस एमपॉक्स का है जो रेयरली फेटल है, मतलब उससे डेथ बहुत कम होती है, लेकिन वो फैलता बहुत तेज़ी से है, और वो 100 कंट्रीज के अराउंड फैल चुका है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बायो सेंसर को बनाया गया था। अब इस पे इसी टाइप से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।